तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मध्य पाषाण काल। इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा है, उसकी विशेषताएं पढ़ी है, उसके जो 3 प्रमुख चरण हैं, वो चरणों को क्यों विभाजित किया गया, वो सारी की सारी चीज़ों को पढ़े हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से मध्य पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने के क्रम में पहले हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले ये किया था लार्टेट ने। आपको याद होगा कि प्रागैतिहासिक कालखंड को जब 3 भागों में बांटा गया था, तो उसमें जो जर्गनेस था, उन्होंने दो मतलब उन्होंने भी 3 किया था, और लुबाक साहब ने 2 किया था। और जो भारतीय स्तर पे जो विभाजित किया वर्गीकृत किया गया था, उसमें लार्टेट ने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य इस यानी कि मध्य पाषाण काल को वर्गीकृत किया था। और इस तरह से सबसे पहले मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग यानी कि मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले लार्टेट ने किया। अन्य बात करें तो इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 काल के मध्य आता है। किसके किसे? तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसको हम लोग अलग अलग करके देखें तो मेसोलिथिक एज, जैसे कि पहले हम लोग जान चुके लिथिक का मतलब होता है पत्थर या पाषाण, एज मतलब होता है कालखंड, और मिसो का मतलब होता है मध्य, यानी कि ऐसा कालखंड जो किसी मध्य में हो, वो लेकिन वो किसके मध्य में? 2 पाषाण कालों के मध्य में, यानी कि एक नौ पाषाण काल और एक पूरा पाषाण काल। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण काल। राइट। ये भी ग्रीक शब्दों से बना है, मेसो और लिथिक। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि सर्वप्रथम मध्य पाषाणिक स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एसीएल कार्लाइकल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। कहाँ पे? तो एमपी के विंध्य क्षेत्र के मुरहाना पहाड़ी पे इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि हिम युग के अंत के पश्चात कौन सी युग का प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि इस काल यानी कि इस युग में तापमान में वृद्धि के साथ ही औजार बनाने की तकनीक में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और अब औजार जो है बनाने के लिए कौन से माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कह रहा है कि इस युग में मनुष्य जो है मूलतः शिकारी एवं संग्रह करता ही रहे, किंतु शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। अब वह ना केवल बड़े बल्कि छोटे छोटे जानवरों को भी आसानी से मार सकते थे। क्योंकि मैंने ही बताया पिछले वीडियो में बताया था कि जो औजार बनाने की जो तकनीक है, वो पूरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल और आगे के काल में जाने के पश्चात उसके बनाने की तकनीक में क्या होगा? काफी सुधार आएगा। और जो बड़े बड़े हथियारों या औजारों की जगह पे छोटे छोटे लेकिन तीक्ष्ण और काफी तेज तरार हथियार बनाए जाएंगे। तो जब छोटे छोटे हथियार हैं, आराम से छोटे छोटे जानवरों को भी हम क्या करेंगे? शिकार कर पाएंगे। नेक्स्ट बोला है कि इस काल में मनुष्य ने यदि अनुमानों ने मछली पकड़ना और पक्षियों का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि उनके पास मान लीजिए कि एक 10 केजी के पत्थर से अगर आप पेड़ पे बैठे किसी पक्षी को मारिए तो संभव नहीं है। लेकिन अगर एक छोटे से पत्थर के टुकड़ी को जो तीक्ष्ण करके, जिसमें हम लोग किसी डंडे में बांध रखे हैं, उसके द्वारा अगर मारा जाए तो आसानी से मर सकता है। तो इस तरीके से मछली को भी मारना आसान हो गया और पक्षियों को भी मारना आसान हो गया। नेक्स्ट बोला कि मानव का प्राचीनतम साक्ष्य जो है साक्ष्य मध्य पाषाण स्थल सराय नहरराय एवं महादहा से मिलती है। मानव का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यहीं से ये पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। कह रहे कि मानव का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं होगा, मानव के अस्थि पंजर, यहाँ पे ऐड कीजिएगा अस्थि पंजर। मानव के अस्थि पंजर का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है, वो कहाँ पे मिला है? तो मेरे पास अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा लिखने का। मानव के अस्थि पंजर का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, कहाँ से? तो सराय नहरराय और महादाह से मिले थे। ये सही होगा। नेक्स्ट बोला कि अस्थाई निवासी के प्रारंभिक निवास के प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहराय एवं महादाह से प्राप्त होते हैं।
किस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अस्तंगर्त के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि हमको पता है, आपको भी पता ही होगा कि अस्थाई मनुष्य या अस्थायित्व कब आया मनुष्य में? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल किस के पहले कौन सा है? मध्यपाषाण काल। तो जाहिर सी बात है कि अस्थाई तो मनुष्य में एकाएक तो आई नहीं होगी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मध्यपाषाण काल में शुरू हो गई होगी, और नवपाषाण काल में जाकर के प्रॉपर तरीके से लोग अब अस्थाई रूप में रहना स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्रारंभिक जो है साक्ष्य मिले थे अस्थाई निवास के, कहाँ कहाँ पे? तो सराय नहराय और महदाह से। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे अस्तंगर्त के साक्ष्य मिले हैं। अस्तंगर्त का मतलब होता है कि मिट्टी को खोद करके जो बनाया जाता है ना घर, उस पे जैसे कि कुछ खोद दिए मिट्टी को, और उस पे डंटे लगा करके, लकड़ी लगा करके जो घर बनाया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अस्तंभ गर्थ। नेक्स्ट बोल रहा है कि लकड़ी के डोंगी मतलब जो डेंगी होता है का निर्माण सर्वप्रथम कौन से काल में हुआ था? इसी मध्यपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के मुरहाना पहाड़ी से बैलगाड़ी के साक्ष्य मतलब चित्र मिला है, जिसका संबंध मध्यपाषाण काल से है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनुष्य के द्वारा पशुपालन को काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता होगा, या पशुपालन की शुरुआत हो चुकी होगी। और ये सच बात ही है कि मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन की मतलब क्या शुरुआत हो चुकी थी। आगे हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में आदि समाज की प्रथम इकाई परिवार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परिवार संस्था का विकास हो गया था। यानी कि लोग अब जो है एक साथ एक जगह पर रहना मतलब शुरू कर दिया था। नेक्स्ट बोला कि मध्यपाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है कि मध्यपाषाण स्थल सांभर, जो कि राजस्थान है, सांभर झील से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले। यानी कि सबसे पहले विश्व में जो वृक्षारोपण किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो सांभर झील के पास। और इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। और सांभर झील कौन सा? तो ये मध्यपाषाणिक स्थल है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कह रहा है कि मध्यपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में लोग देख लेते हैं। तो पहला कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मध्यपाषाण, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे पशुपालन शुरू हो जाएगा क्योंकि बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो बगौर जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दो स्थानों को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं भगौर के बारे में। तो भगौर क्योंकि राजस्थान में है, और ये कौन सी नदी के तट पे है? तो ये कोठारी नदी के तट पे है। और बनास की ये क्या है? ये सहायक नदी है। नेक्स्ट बोला है कि ये भारत का सबसे बड़ा जो है मध्य पाषाणिक स्थल है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण से निर्मित औजार मिले हैं। देखिए, मैंने कोशिश ये किया कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उसको मैं डिस्कस करूं, क्योंकि इसके विषय में या किसी भी चीज के विषय में जो ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है, असीमित है ज्ञान, तो हमें उतना नहीं जाना है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बोला है कि यहाँ से 3 सांस्कृतिक अवस्थाओं की साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग बात करते हैं आदमगढ़ के बारे में। तो आदमगढ़ जो है एमपी के होशंगाबाद जिले में है, और यहाँ से खास बात है कि यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज और यहाँ पे आप लोग चाहें तो कर सकते हैं कि यहाँ से ना 14 मानव कंकाल के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है आदमगढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है एच डी संकालिया के अच्छा नहीं नहीं, एच डी संकालिया के द्वारा गलत हो गया। यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ इस कालखंड में अगर देखा जाए तो मतलब पशुओं को से अब जिन पशुओं को मार करके उनको खाया जाता था प्रॉपर तरीके से, इस काल में क्या किया गया? अब उन पशुओं को पाल करके अपने पास रख करके उनसे अब अपने कार्य को किया जाने लगा। तो इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लंगनाज, जो लंगनाज कहाँ? तो गुजरात में है, और इसकी खोज एच डी संकालिया के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इसके बारे में जो बता रहा था एक पॉइंट यहाँ पे मैं फिर छोड़ दिया बताते बताते। जैसे कि इसकी खोज जो है बी आर जोशी के द्वारा की गई थी। बी आर जोशी के द्वारा
की गई थी? बी आर जोशी के द्वारा। ठीक है, बी आर जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक ना? और तो कब की गई थी? तो आपका 1964 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कब? 1964 में। ये पॉइंट था जो मैं उस वक्त बताना चाहता था, लेकिन फिर नहीं बता पाता। चलिए, अब तो बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गुजरात की में जो लंगनाज है, और ये भी मध्य पाषाणकालिक स्थल है, इसकी खोज एच डी संकालिया ने की थी। और खास बात यह है कि यह क्षेत्र जो है, यह जो क्षेत्र है, यह कह रहा है कि यह शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला या मिलने वाला प्रथम मध्य पाषाणिक स्थल है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, 3 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे बात करते हैं तो सराय नारायण की बात करते हैं, और ये कहाँ पे? तो यूपी के इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज में, इसका नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज जिले में है। बात करते हैं किसके उत्खनन या खोज किसके? तो जी आर शर्मा के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट है कि यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिला है? तो मानव नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में सराय नहर राय से, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मानव क्या किया गया होगा? संहार किया गया होगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कि महदहा के बारे में। तो महदहा क्या है? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, और यहाँ से निम्न साक्ष्य मिले हैं, निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि स्तंभगढ़ के साक्ष्य के रूप में अस्थायी निवास के जो प्रारंभिक साक्ष्य, यानी कि स्तंभगढ़ बनाया होगा तो कहीं ना कहीं किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाया होगा। काहे के लिए? तो रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अस्थायी निवास के ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों से निर्मित कलात्मक वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बूचर खाने के साक्ष्य मिले हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम पशुओं को उस वक्त मानव पशुओं को पाल रहे हैं, तो बूचर खाने यानी कि वहां पे पशुओं को मार करके जो मांस उनका खाया जाता है, उनके लिए एक तरह का ये साक्ष्य यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं दमदमा। दमदमा जो है महदाह के पश्चिम में, तो जाहिर सी बात ये भी कहाँ होगा? यूपी में होगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पानी मांडव की बात करते हैं, तो ये इलाहाबाद के जो इलाहाबाद में, चूंकि इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया, तो ये प्रयागराज में ये स्थित है। और खास बात क्या है? तो यहाँ से जो है प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो चुपानी मांडो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान, अगर सांभर झील की बात करते हैं, राजस्थान में, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या मिला था? तो प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट है, अगर शव को दफनाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो शव के दफनाने की प्रक्रिया में है कि शव को दफनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ अगर बात किया जाए, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल से होगा। देखिएगा, शव को दफनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ, देखिए, और कहा जाए कि अनुष्ठान के साथ शव को दफनाने, यानी कि अनुष्ठान का मतलब क्या होता है कि शव को दफना रहे हैं, तो उसके साथ उसके दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं की प्रयोग मतलब यूज की गई, उन वस्तुओं के साथ उसको रख करके दफनाया जाने, जो वर्तमान में भी देखने को मिलता है, तो वो अनुष्ठान के साथ हो गया। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लेखिया नामक स्थान से मिला, जो कि यूपी का स्थान है। राइट। आगे बात करते हैं। कह रहे कि इस काल में 2 प्रकार के औजारों की प्रधानता थी। पहला ज्यामितीय आकार का औजार, और दूसरा त्रिभुज आकार का औजार। और इस औजार की ही प्रधानता थी, और इस यही औजार मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व भी करता है। चलिए, तो इस जो मध्य पाषाण कालीन जो जितनी भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो चीजें थी, उसको हम लोग डिस्कस किए। और चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। और थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी तरह से यूजफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।